हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजलवाड़ बिरयानी स्टेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में माँ सरस्वती पूजन की भी हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, हम एनडीए का बैच पढ़ रहे थे, लक्ष्य बैच, और इसमें हम जो फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था, इसमें फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूं, जिसमें हम यूनिट्स के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई टैब पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। एक बैच में हमने मैथ्स भी शुरू किया है। मैथ्स में भी हम सेट थ्योरी पे पहुंच चुके हैं, उसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। तो अगर आपने वो भी अगर तक नहीं देखा है तो आई टैब पे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस। बच्चों, दोनों बातें अलग है। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस के बारे में जब बताऊंगा मैं, वो आप समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे पावर्स का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है बच्चों जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि वो क्वांटिटी जिसके बाद कोई टर्म ना बने, यानी उसको तोड़ के कोई भी जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी वो हमने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से ही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी जनरेट होती है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को तोड़ के हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी को हम और छोटा नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट है। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 7 तरीके की थी, जिसमें मास हो गया, लेंथ हो गया, ये लिखी है सारी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही हम बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। यानी डिराइव का मतलब आप समझ रहे हो, उनको जनरेट करना यानी डिराइव कर देना। ठीक है ना, तो इनके हेल्प से ही इन फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जिनको फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं, उनकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, हम डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करेंगे या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये थोड़ा टेबल याद रखनी है बच्चों। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में देखो, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। समझने का तरीका क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के मिक्सचर से बनी है, और जो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इटसेल्फ मेड है, वो उसके बाद उनको किसी से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके टाइप्स ही है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। आप उस लेक्चर को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आज डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फिजिकल क्वांटिटी में मास अगर देखें तो मास की यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी किलोग्राम, इसका सिंबल केजी, एंड डायमेंशनल सिंबल इसका मास है, यानी फॉर एम है इसका डायमेंशनल सिंबल। इसको आप ध्यान रखना है। वैसे डायमेंशनल सिंबल को अगर हम रिप्रेजेंट करें वो ब्रैकेट्स में यूज होते हैं बच्चों, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स यूज करने हैं। अभी मैं बताऊंगा इनका भी क्या रीजन है, तो ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ब्रैकेट्स में ही यूज होते हैं डायमेंशनल सिंबल। ठीक है ना, लेंथ का हो गया, मीटर इसकी यूनिट होती है बच्चों। हम एसआई स्टैंडर्ड नोटेशन की बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट होता है, और मीटर भी एक लेंथ है तो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। टाइम हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड होता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम से टी से रिप्रेजेंट किया। टेम्परेचर केल्विन इसकी यूनिट होती है, के से रिप्रेजेंटेशन है इसका यूनिट सिंबल, और के और थीटा से इसका डायमेंशनल सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है बच्चों, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ठीक, तो ये तो थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके हेल्प से ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अब बच्चों बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की, यहाँ पे जगह भी नहीं है बची हुई। आपको ध्यान क्या रखना है, मैं इनको मिटा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये क्वांटिटीज है, यूनिट्स है, यूनिट सिंबल है और डायमेंशनल सिंबल है। ठीक है ना, मैं इनको रब कर देता हूँ।
अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो दो चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है, जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो आपको जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के, तो आपको भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए ज़्यादातर, जितने ज़्यादा फॉर्मूला आप याद होंगे उनके आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, आपको उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीज जरूरी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज कंफर्म है, अभी फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे और फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कैसे करना है हम एक दो एग्जांपल लेंगे, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आपको मेन बात याद रखनी है। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो बच्चों जैसे हमारे पास फोर्स होता है, ठीक है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे याद है, आपको हम डिराइव करके बताएंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों MLT-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर, जो हमारे पास जिसे हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, है ना, इसको इसके अंदर ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोर्स का है MLT-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो बच्चों इसमें देखेंगे आप, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, सिंप्लीफाई का मतलब मैं बच्चों इसको रब कर दे रहा हूं, अब आप उसको आराम से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये रब कर दी है सारी क्वांटिटीज, ये आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखी गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि फोर्स की, है ना। तो बच्चों फोर्स में अब देखें आप, अगर फोर्स में जो हमारे पास M4 क्या होता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा मास होता है ना। तो मास जो है वो कितने अमाउंट में है बच्चों, M है, यानी M की पावर यहां पे क्या है, 1 है। फिर आती है L फॉर लेंथ, ठीक है ना। लेंथ क्यों आई बच्चों, देखो लेंथ, अब लेंथ की जो पावर है 1, यानी लेंथ का अमाउंट भी 1 है। टाइम हमारे पास क्या है, T1/T² हमारे पास टाइम है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इंटू एक्सकिलरेशन, मास इंटू एक्सकिलरेशन। तो यहां पे देखेंगे आप बच्चों की मास, फोर्स हमारे पास में मास की क्वांटिटी 1 है, लेंथ की क्वांटिटी 1 है, टाइम की 1/T² है, यानी 1/2 पावर में चल रहा है, लेकिन इनवर्स में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पावर्स यहाँ पे लिखी है ना बच्चों, ये पावर्स जो लिखी हुई है, अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो 1/T का होल स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो यानी टाइम डबल चल रहा है, इनवर्स स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पावर्स लिखी हुई है इन्हें कहते हैं बच्चों डायमेंशंस, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, डायमेंशंस, ठीक। और ये जो लिखे जा रहे हैं, ये जो पूरा इनको मिला के जो लिखा गया है, ये होता है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। ये होता है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। जो पावर्स है इनकी, जो इसमें जिसकी हेल्प से ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना है, उनकी जो पावर्स है वो होती है डायमेंशंस, और जो इनको पूरा मिला के जो बन जाता है वो क्या होता है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें मेजर डिफरेंस ये है, जो पावर्स होती है वो डायमेंशंस होती है, और जो इनका कंक्लूजन बनता है पूरा वो होता है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव कर देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम बनाएंगे बच्चों, उसमें मेन जो चीज यूज होगी हमारी, मेन जो होगा, एक तो हमारा मास यूज होता है हर जगह, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होते हैं बच्चों लेंथ, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है बच्चों हमारे पास टाइम, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों चीजें यहाँ पे मेन है। इन तीनों चीजों की हेल्प से ही हम, इन तीनों की हेल्प से ही हम डायमेंशन फॉर्मूलाज बनाएंगे।
देखो बच्चों यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज आपकी बुक्स में काफ़ी दिए गए हैं, कम से कम 50-60 से ऊपर ही फॉर्मूलाज हैं। और जब फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें पीछे सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे तो बोर्ड पे कराने संभव नहीं है, लेकिन अब जैसे चैप्टर वाइज जब हम चलेंगे तो उसमें जो जो फॉर्मूलाज आएंगे उनकी हेल्प से जो जो फंडामेंटल जो हमारी डायमेंशंस बनेगी उन फॉर्मूले से वो हम लिखेंगे। क्योंकि अगर हम पहले ही सब चीज़ पढ़ा देंगे, अब जैसे हम टॉर्क लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉर्क ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बारे में मैं अभी बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने लिख दिए हैं, कुछ फॉर्मूले हम डिराइव कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन ना कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से ही अनदर फॉर्मूले हमारे बनेंगे। तो इन फॉर्मूलाज को हम डिराइव कर देते हैं आज डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ। बाकी को हम जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे पास नए नए को चैप्टर पे हम बढ़ेंगे, वहाँ पे जो जो फॉर्मूले यूज होंगे उनकी हेल्प से हम उनको करेंगे, ठीक है ना, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों एरिया की, A4 यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे एम्पियर में समझ लेना इसको, ठीक है ना। एरिया, तो एरिया बच्चों हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। A4 एरिया हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक। लेंथ बच्चों क्या होती है, L, क्योंकि अभी लिखा लेंथ होती है हमारे पास L, तो एक तो L हो गया हमारे पास, और फिर ब्रेथ क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास भी लेंथ होती है, लेंथ भी ब्रेथ होती है, तो ये हो गया। तो ये बच्चों A4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ये आ गया L स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये नहीं है बच्चों, इसमें सब चीज़ हमें लिखनी है। देखो यहाँ पे अगर आप देखें एरिया को लिखें अगर, तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, पावर में पावर मास की 0 है, तभी तो ये 1 बन रही है वैल्यू। और यहाँ पे L स्क्वायर हो गया, और टाइम भी यहाँ पे पावर में 0 चल रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारे पास एरिया का जो जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो पावर्स है ये डायमेंशंस है, और ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया, ठीक। एरिया की बात हो गई। ऐसे ही हम किसका कर सकते हैं, वॉल्यूम्स का करते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, इसके साथ बस हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा हमारे पास L क्यूब, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 L क्यूब T0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी पे बच्चों, ठीक है ना। वेलोसिटी हमारी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे दूंगा उसका, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, एक प्रकार से डिस्टेंस कवर करना, यानी कि कुछ लेंथ कवर करना, और वो भी क्या होती है बच्चों, L होती है, तो इसको L से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। टाइम की डायमेंशनल यूनिट हम जानते थे T, तो ये क्या हो गया हमारे पास L T, और पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब समझ में आया, फोर्स में माइनस पावर -2 क्यों जा रही थी, क्योंकि नीचे का टर्म ऊपर ले गए थे, तो L T-1। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें मास अभी भी 0 है, L 1 है और T भी -1 है, तो LT-1 ये हमारे पास वेलोसिटी की क्या हो गई बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक। वेलोसिटी के बाद हम करते हैं अब एक्सेलरेशन पे बात, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला हम ये बना चुके हैं, सेकंड हमारे पास ये था, थर्ड हम ये बना चुके हैं, फोर्थ हम बना रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां देखें एक्सेलरेशन, इसका हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन स्मॉल a हो गया।
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन हमने अभी निकाली LT-1, तो ये हो गया LT-1। और टाइम की डायमेंशन आप जानते हैं, डायमेंशन T, ये देखिए यहाँ T हो गया, ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू LT, अब ये भी माइनस पावर से जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो LT-2। तो इसको जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा इसका बच्चों, M0 L और T-2। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया एक्सक्लरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक। और जो पावर्स इसमें चल रही है ये इसकी डायमेंशंस हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए सीक्वेंस वाइज ही लिखा गया है बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके बाद फोर्स पे। फोर्स पे हम वैसे बता चुके हैं फॉर्मूला, लेकिन बनता कैसे हो देख लेंगे। ये हमारे पास 5th डायमेंशन हो गई। फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ये होता है बच्चों मास इंटू एक्सक्लरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सक्लरेशन। तो मास तो आप सब जानते हैं, मास का हम क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं बच्चों। और एक्सक्लरेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक्सक्लरेशन हम लिखते हैं LT-2, अभी हमने निकाला ना LT-2। तो यहां पे एक्सक्लरेशन की यूनिट क्या आ गई, M0 LT-2, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां से देखो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 के साथ 0 ऐड होगा तो 1 ही बचेगा, तो m की पावर 1 हो गया यहाँ पे। और l के साथ कोई टर्म नहीं है, l और t की पावर -2। अच्छा, जो मैंने पीछे अभी लिखाया था कि मास इज इक्वल टू m लिखा था मैंने ऐसे, इसको लिखने का एक और तरीका, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, m की पावर 1 L0 t की पावर 0, क्योंकि ये तीनों दोनों चीज तो है ही नहीं इसमें। ऐसी लेंथ के लिए लिखोगे तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, L M0 L1 और T0, ये लेंथ के लिए हो गया। और टाइम के लिए भी ऐसे लिखोगे M0 L0 T1, ठीक है ना। तो इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम बात कर रहे थे फोर्स पे। तो फोर्स का यहां से जो डायमेंशन बन गया बच्चों वो क्या हो गया, MLT-2, ये हो गया बच्चों हमारे पास फोर्स का डायमेंशन, ठीक है ना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं 6th नंबर की डायमेंशन पे, जो क्या है हमारे पास, वर्क। तो वर्क हमारे पास क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की तो डायमेंशन हम अभी निकाली, ये क्या हो गया, MLT-2। हमने इसलिए इस सीक्वेंस में लिखा है कि ताकि आपको पता लगते रहे कि किससे कौन रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे लेंथ से और एरिया से यहाँ पे वेलोसिटी रिलेट कर गई L से, फिर वेलोसिटी जस्ट रिलेट कर गई, देखो एरिया किससे रिलेट कर गया, वॉल्यूम से, क्योंकि L² हो गया वहां पे, L इंटू बी की हम जानते हैं L² H और जोड़ दिया तो L3। फिर वेलोसिटी पे डिपेंड हुई, वेलोसिटी पे डिपेंड हो गया एक्सक्लरेशन, क्योंकि एक्सक्लरेशन में वेलोसिटी की जरूरत पड़ी। फिर वेलोसिटी एक्सक्लरेशन के साथ डिपेंड कर गया फोर्स में अगर एक्सक्लरेशन की यूनिट नहीं होती है, वो नहीं होती है, डायमेंशन पता तो हम निकाल नहीं पाते। इस तरीके से सब अपने पे डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो ये हो गया फोर्स MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट की आप सब जानते हैं, अभी करी हमने, लेंथ होती है L हो गई, तो ये हो गया यहाँ पे M1 L2 T-2। तो इसको पढ़ते हैं ML2 T-2, ठीक है ना। यहाँ पे पावर्स डायमेंशन है, और जो ये फॉर्मूला बना है पूरा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। 6 हमने कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे जगह तो बची नहीं है, चलो एक तो यहाँ पे आई जाएगी पावर की हो जाती है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की अभी ये निकाली हमने, तो हो गई ये कौन से नंबर की, 7 नंबर की, M1 L2 T-2, और टाइम हो गया बच्चों T। तो ये ऊपर जाएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, M1 L² T-3। बस इसमें T का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। तो ये 7th नंबर की हमारी क्या हो गई,
डायमेंशन हो गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, फॉर्मूले जब तक याद नहीं है तब तक आप इनको नहीं कर सकते। आपको यूनिट्स भी अगर याद है तो हम यूनिट्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, वो मैं इनके बाद बताऊंगा जब इनको कर लेंगे। रो, रो बच्चों इसे कहते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? रो, RHO, रो। ये होती है बच्चों डेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये होती है डेंसिटी। तो अब मुझे कुछ रब करना पड़ेगा यहां पे। तो ये लेंथ आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है ना, अब मैं इनको रब कर देता हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं डेंसिटी पे, तो डेंसिटी ही लिखा जाए, डेंसिटी। डेंसिटी ये है 8th नंबर की बच्चों। तो डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को हम लिखते हैं m, और वॉल्यूम हो गया बच्चों L3। तो इसकी डायमेंशन बनेगी बच्चों m1 L की पावर -3 और T0। ठीक है ना, ml -L3। ठीक है ना, तो ये हो गई बच्चों डेंसिटी की। अब एक बात है, ग्रेविटेशन पे भी आ गए हम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। ग्रेविटेशनल का पूरा लेक्चर वाइज 10-11 वीडियोस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर मैं लेक्चर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हो। वहाँ डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पे तो एनडीए का बैच है तो इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन वहाँ डिटेल में आप डिस्कशन, अगर आप डिटेल में डेप्थ में पढ़ना चाहें तो आप वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की नंबर 9। तो इसको भी फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, FG लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये होता है बच्चों Gm1 m2/r²। ठीक है ना। जनरली यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि हमें इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या निकालनी होती है बच्चों? वो निकालनी होती है, क्या क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल वैल्यू निकालनी होती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल वैल्यू निकालो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वैल्यू किस तरीके से निकलेगी देखो, या तो आप जी को एक तरफ कर दो और बाकी सब टर्म को एक तरफ कर दो, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे बच्चों? देखो, फोर्स की डायमेंशनल यूनिट हमने अभी निकाली, m1 L-T-2, ये हो गई फोर्स की। जी को एज इट इज रह दो क्योंकि जी की निकालनी है, और m की m1 की भी m हो जाएगी और m2 की भी m हो जाएगी, और r² यहाँ पे, और r² यानी लेंथ का स्क्वायर तो L², क्योंकि r फॉर रेडियस और लेंथ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वाले m से तो ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले m से ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और z को एज इट रहने दो, बाकी सब टर्म को इधर भेज दो। तो इसको देखो, इसकी मल्टीप्लाई जब इधर होगी तो ये L² है और ये L है, तो ये L³ हो जाएगा। ठीक है ना, और देखो इस m को जब आप नीचे भेजोगे तो ये नीचे आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर लेके आएगा। तो यहाँ से पहले तो m की पावर -1 हो गई, इसको जैसे ही नीचे भेजोगे इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर -1 हो गई। फिर L² को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे L की पावर 1 है, यहाँ की L की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा L³। ठीक है, और ये हो गया T, तो T-2, तो m-1 L³ T-2, ये हो गई बच्चों हमारे पास किसकी यूनिट और किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू, हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया है m की पावर -1 L³ T-2। ठीक है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक दिखाता हूं मैं आपको अभी, देखो वो क्या है। जी की हमें पता लग गई, ठीक है ना, इसे वेलोसिटी को रब कर देते हैं। अब जी की हमें पता लग गई। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों? फॉर्मूला लिखेंगे एक बार हम, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। अब अगर कभी आपको मान लिया फोर्स की यूनिट या फोर्स की डायमेंशन आपको पता नहीं है लेकिन जी की पता है, तो यहां से हम आप फोर्स की डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे?
F इज इक्वल टू जी की रख दो, जी की क्या होती है m-1 L³ T-2, ये तो हो गई जी की, और ये हो गया m इंटू m, ठीक है, और अपॉन L²। तो देखो इस पावर से तो ये पावर कैंसिल आउट हो गई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहां फोर्स में, एक तो बचा m, यहां पे एक पावर बचेगी तो ml और T-2 मिला लो, ml T-2। तो हम इस तरीके से भी हम किसी की दूसरे डायमेंशन की हेल्प से हम किसी अनदर जो अनदर हमारे पास क्वांटिटी है फोर्स है, जैसे हो गया इस तरीके से, उनकी भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो और बच गई, इनकी और हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पे इसी को रब कर देता हूँ, फोर्स को कोई रब कर देते हैं हम, ठीक है ना। नाइन्थ नंबर के मिटा दिए, 10th कर रहा हूँ, ठीक है ना। टॉर्क की बात कर रहे हैं बच्चों, टॉर्क TORQUE, टॉर्क, टाओ इसे भी कहते हैं। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिटेल में समझेंगे आप, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा एक एक्सिस पे रोटेट करता है, एक्सिस पे जहाँ पे जॉइंट उसका होता है, कब्जा जिसे कहते हैं, तो वहां से लेके और जहां से उसका जिस हैंडल से आप खींच रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई उस एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। तो वो जो लेंथ हो गई वो होती है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास फोर्स होता है, तो जिसको हम खींचने में, तो उस फोर्स को और उस लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास टॉर्क जनरेट हो रहा है, जिस वजह से वो रोटेट करता है। लेकिन अगर आप उसको जहां पे कब्जा है वहां से घुमाने की कोशिश करोगे तो उसके पास लेंथ कुछ है नहीं, लेंथ तो उसकी 0 है, तो वो कभी खुलेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है टॉर्क, इसको डिटेल में समझेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक। अच्छा, टॉर्क की बात हो गई, तो टॉर्क में फोर्स तो हम जानते ही क्या होता है ml T-2। अब तो तीसरे बार लिख रहे हैं फोर्स की, अब तो याद हो जानी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है ना। और d फॉर डिस्टेंस होते हैं यानी लेंथ, तो ये हो गया m1 L² T-2, ठीक है ना। ये टॉर्क की यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो गया। और लास्ट हमारे पास बचा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m, R² भी लिखता है कोई, D² भी लिखता है बच्चों, ठीक है ना। दोनों डिस्टेंस ही है, ये भी एक्सिस क्या, दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को हम D कहते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन इसे कहते हैं बच्चों, D फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया मास, और D फॉर लेंथ L², तो m L² T0, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक। अब एक दूसरी ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, बस उसके बाद हम फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका मैं बता दूं, जैसे कि मान लो अभी हमने यहाँ पे डेंसिटी लिखा था, डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को हम क्या लिखते हैं, मास की यूनिट क्या होती है बच्चों kg, और वॉल्यूम की होती है बच्चों मीटर क्यूब, तो kg मीटर-3, ये होती है बच्चों डेंसिटी की यूनिट। तो आप अगर आपको यूनिट पता है, फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो यूनिट से भी कर सकते हो। देखो kg एक बार आ रहा है, kg का एक बार आने का मतलब मास की वैल्यू क्या है, एक बार है, इसी के लिए ही डायमेंशनल फॉर्मूले बने हैं, ठीक है ना। kg एक बार आया, kg फॉर मास, और मास की डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन m, और मीटर क्यूब किसकी होती है, वॉल्यूम की, यानी मीटर यानी मीटर क्यूब है और वो भी निगेटिव में है, तो ml-3 और t यहाँ पे 0 है ही, तो यही तो हमने अभी निकाली थी डायमेंशनल यूनिट। देखो मास की क्या हो गई m, और वॉल्यूम क्या हो गया L³, तो m-L³। एक तो ये तरीका हो गया डायमेंशनल। जैसे फोर्स की हो गई बच्चों, फोर्स क्या होता है बच्चों, अब न्यूटन से नहीं करना है, न्यूटन वाली यूनिट नहीं लगानी है यहाँ पे, न्यूटन से निकालोगे तो कभी निकलेगा ही नहीं, न्यूटन से क्या निकालोगे उसका, वो तो एक जनरल स्टैंडर्ड यूनिट दे रखी है किसी ने, ठीक है ना।
न्यूटन साहब ने। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सकिलरेशन, और मास हमारे पास क्या होता है बच्चों, केजी, और एक्सकिलरेशन क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होता है ना एक्सकिलरेशन, स्क्वायर में होता है केजी। तो ये केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। तो केजी क्या हो गया, मास, तो यानी एम, एक ही बार है, और ये है मीटर, एम स्मॉल एम है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया लेंथ, और सेकंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर। तो क्या आ गई डायमेंशन, एम एल टी माइनस 2। और अभी तो 5वीं बार कर दिया, अब तो याद हो जानी चाहिए। तो ये इस तरीके से भी निकाल दिया। एससीएम वर्क डन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी यूनिट्स के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन की क्या यूनिट हो गई बच्चों, अच्छा जूल्स नहीं लिखनी है यूनिट, है ना, जूल्स नहीं लिखनी है, जूल को वर्क डन, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है क्या बच्चों, अभी निकाली केजी, क्या निकाली थी, केजी, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, ये तो हो गई फोर्स की। और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई बच्चों, मीटर, ठीक। तो क्या हो गया बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। यूनिट्स निकालनी भी जरूरी आनी चाहिए। तो केजी एक बार है, यानी मास एक ही बार यूज हुआ है, यहाँ पे मास एक ही है, ठीक है ना, मास का अमाउंट एम ही है। और लेंथ हो गई बच्चों मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर, और सेकंड यानी टी माइनस 2। तो यही तो था एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। एक और डायमेंशन आपको बना के दिखाते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मान लो एनर्जी की आपको बनानी है, तो एनर्जी तो कई हो गई, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर किसकी हो गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की आपको डायमेंशन निकालनी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, हाफ हो गया, अच्छा हाफ को एक तरफ, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी इनको साइड रखना है एक बार, ठीक है ना। तो मास हमारे पास क्या हो गया एम, इसकी डायमेंशन हो गई एम, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया एम एल टू टी माइनस 2। तो हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही बात है, और दोनों एक बात है, हुई ना प्रूफ, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों के सेम आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यानी एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, और किसका बच्चों, एनर्जी का भी सेम है और वर्क डन का भी सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये दोनों देखो यहां से दोनों वेरीफाई भी कर दिया हमने। अच्छा वेरीफाई का भी क्वेश्चन होता है बोर्ड में, जो अब 11th क्लास में आपने वेरीफाई पढ़ा हो, वेरीफाई द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो ये इस तरीके से वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। तो काइनेटिक जो भी हमारे पास एनर्जी हो गई, और अच्छा जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या कहते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या होता है mgh होता है बच्चों। तो g की वहां पे निकालनी पड़ेगी। तो g का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू यही तो होती है, कैपिटल G की तो हो गई g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये तो कैपिटल G की वैल्यू हो गई। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर। रिलेशन करते हैं ना इस कैपिटल G एंड स्मॉल g में रिलेशन, तो यहां से रिलेशन क्या निकल जाएगा, इस g की वैल्यू यहां रख दो, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m2, ठीक है ना। और इस तरीके से हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है ना, इनके बीच में जो रिलेशन आता है वही आता है g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो g इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो अब तो निकाल दोगे। देखो ग्रेविटेशनल की डायमेंशन हमने अभी क्या निकाली थी बच्चों, याद है, देखो डायमेंशनल की ग्रेविटेशनल की डायमेंशन हमने निकाली थी, g फोर्स की होती है बच्चों, फोर्स नीचे आ जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है ना। ऊपर मास बचा m स्क्वायर हो जाएगा, और फॉर्मूला g m1 m2 बाई आर स्क्वायर।
तो लेंथ स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हाँ ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उल्टा कर रहा हूँ। तो ये g इज इक्वल टू हो जाएगा MLT-2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया g m-1 L3T-2। ये हो गई बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ये हो गया, यहाँ पे रख दो m-1 L3T-2 और यहाँ पे एक और m लगा दिया ऐसे, और r स्क्वायर हो गया लेंथ स्क्वायर, ठीक है ना। ये और ये वाली टर्म कैंसिल, यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो l आ गया LT-2। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सलरेशन है, अगर हम किसी चीज़ को फ्रीली फॉल करा रहे हैं तब वहाँ पे एक्सलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाता है ना। ये किसकी यूनिट है, LT-2 डायमेंशन किसका है, एक्सलरेशन का। इसलिए ये दोनों आपस में सेम होते हैं जब फ्रीली फॉल यूज कर रहा हो या कोई ऊपर नीचे बॉडी जा रही हो। तो जी ग्रेविटेशनल में जी का मतलब भी एक्सलरेशन ही माना जाता है। वैसे ग्रेविटी अलग होता है और ये अलग होता है, वैल्यूज डायमेंशन सेम आ रही है, इसलिए इनको हम ऐसे सोचते हैं कि ये जी और एक बराबर है, ठीक है ना, लेकिन अलग बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूले यूज करते हैं। बाकी आप अपने तरीके से बनाइए, और काफ़ी सारे हैं वहाँ पे आपकी बुक्स में, आप देखिए फॉर्मूले कर सकते हो आप सभी चीज़ को एक साथ। तो पहले ही याद कर लीजिए, क्योंकि याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्प होती है इनसे। कभी टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो आप उनको अच्छे से ट्राई कीजिए, और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ मेरे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।